नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परिवर्तन एडू हब में। आप लोगों को मैंने इस लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग विलेज पंचायत अधिकारी यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लासेस को सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को अपलोड कर देंगे और आप लोग वहीं से नोट्स बना सकते हैं। तो आज की ये हमारी पहली क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें हम लोग पंचायत के बारे में जानेंगे कि पंचायत का क्या इतिहास रहा है और कैसे वे पंचायत धीरे धीरे संवैधानिक उपबंधों में बंधी, यानी इन्हें संविधान में वर्णित किया गया। ये आज हमारी जो क्लास है वो वीपीओ क्लास नंबर 1 है और आज क्लास का टॉपिक जो है मित्रों वो है पंचायत का इतिहास। तो जैसा आपको बोर्ड पे बना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है। 10 नंबर का हमारा ये टॉपिक है। इस 10 नंबर को टॉपिक को हम लोग कम से कम अपनी 5 से मैक्सिमम 5 क्लासेस है, 4 क्लासेस में कोशिश करूंगा कवर करने के बाद। और जब ये पूरा कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे ही जितने क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे या प्रीवियस ईयर होंगे और जो बन सकते हैं आपके नोट से, उनको हम लोग बना के प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, जिससे हम लोगों का एक पूरा प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगा। कि आप संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन लगाएंगे, ग्राम विकास पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन लगाएंगे, आप जो से टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसके प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे लिखा है वैसे आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। कुछ चीज़ें आप अपनी जो है वो ऐड कर लीजिएगा। जब मैं जैसे बोलता रहूँगा आप उस चीज़ को चाहिएगा तो नोट्स करते रहिए, बाद में उसको एक अच्छे नोट्स बनाइएगा, ना समझा कि आपको रिवीजन का अच्छे से समय मिल सके, ठीक है। बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वही आपको मंगलवार से बुधवार यानी 2 अक्टूबर आज है ही। कितना अच्छा दिन हम लोगों ने चुना है, क्योंकि गांधी जी की ही विचारधारा पे ही ग्राम पंचायत जो है पूरा कह सकते हैं एक तरीके से आधारित है। गांधी जी के ही विचार हैं जिन्होंने गांवों में स्वशासन की बात कही थी। स्व मतलब स्वयं से, शासन मतलब शासन करना, यानी लोगों को खुद के द्वारा शासन करना चाहिए, ऐसी विचारधारा गांधी जी की ही थी। इसीलिए आज गांधी जी की जयंती पे आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ग्राम पंचायत जी। तो इधर लिखा है पंचायत का इतिहास। मैं इधर आ जाता हूँ तो आपको आसानी से दिखेगा। पंचायत के इतिहास में हम लोग अपना इतिहास वहीं से देखेंगे जहाँ से इतिहास आप लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो आप लोगों को हम ले चलते हैं इस समय वैदिक काल में। दो वैदिक काल में, वैदिक को 2 भागों में तोड़ा गया है। एक है आपका फ्रेंड ऋग वैदिक काल, जिसे हम लोग पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में जो फ्रेंड आपका एक तरीके से कह सकते हैं राजा था, जिसे गोपद बोला जाता था, उसको सलाह देने के लिए 3 समितियां थी। एक तरीके से 3 समितियां थी। एक का फ्रेंड नाम था सभा, है ना, एक का नाम था समिति और एक का नाम था आपका विदत। 3 संस्थाएं थी जो राजा को सलाह देने का काम करती थी। सभा एक प्रकार की आपकी कैबिनेट समझ सकते हैं, जो मंत्री परिषद थी, जिसमें आपके उच्च लोग रहते थे। समिति में सामान्य लोग रहते थे और विदत में महिलाएं, और साथ में इसमें लूट कमाल शेयर होता था। यानी लोगों को शासन में शामिल किया जाता था हमारे वैदिक काल से ही। तो वही लिखा है कि वैदिक काल में, ऋग वैदिक में ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में जो सबसे छोटी प्रशासन की इकाई थी उसे हम लोग कुल कहते थे। कुल के बाद आपका फ्रेंड ग्रामीणी आता था और ग्रामीणी के बाद आता था जन, और इसी को जन जो होता था इसी को हम लोग जनपति, गोपद अर्थात राजा के नाम से जानते हैं इस समय, और उस समय जनपद के नाम से जानते थे। तो पूछा गया आपसे कि वैदिक साहित्य में किस वेद में आपका पंचायत का उल्लेख देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद में आपको कुछ पंचायत का उल्लेख देखने को मिलता है जहां पे ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। आगे आगे जैसे ही वैदिक काल आपके बढ़ता रहता है, सभा और समिति धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती हैं। इसके उत्तर वैदिक काल में एक आपका युग आता है जिसको हम लोग फ्रेंड कहते हैं मौर्य युग। कौन सा युग है आपका? मौर्य युग। इस मौर्य युग में आपको बहुत अच्छी तरीके से पंचायत का उल्लेख देखने को मिलता है। और वो उल्लेख कहाँ है? वो उल्लेख है फ्रेंड कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि पूरा एक तरीके से राजनैतिक विज्ञान पर आधारित है, और पंचायत आपका जो है ये भी पूरा एक आपका संवैधानिक और राजनैतिक आपका रहता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य, जो कि विष्णुगुप्त, जिन्हें हम लोग जानते हैं, चाणक्य भी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के इनके प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र में जो आपका विकेंद्रीकरण है, शब्द सुनिएगा, एक होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या होता है? चीजें केंद्र से राज्य,
राज्य से आपका प्रशासन की तरफ आती हैं, ठीक है। प्रशासन से फिर वो आपके आएंगे जिला, जिला से जाएंगी आपके ब्लॉक पे, और ब्लॉक से जाएंगी ग्राम पे। यानी जब चीजें ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं इस तरीके से, ये है फ्रेंड केंद्रीकरण, ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं केंद्रीकरण। लेकिन जब चीजें नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं, यानी ग्राम, ग्राम से ब्लॉक जिसे आप खंड भी बोलते हैं, और ब्लॉक के बाद आपका जिला स्तर, फिर प्रशासन, राज्य और केंद्र। जब इस तरीके से चीजें जाती हैं नीचे से ऊपर की ओर, तो इसे हम लोग कहते हैं विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र नामक जो उनकी किताब है, उसमें उन्होंने बताया है डिसेंट्रलाइजेशन कैसे आपको देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं कौटिल्य के द्वारा जो विकेंद्रीकरण किया गया था उसे कैसे बांटा गया था। इसमें जो सबसे पहले जो छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। आजकल भी ग्राम सबसे छोटी इकाई है। आप लोग पता होगा कि गांव का जो आपका प्रमुख होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सरपंच या प्रधान, है ना, ठीक है। तो ग्राम शासक जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण कहते थे, ठीक है। और फिर इन्हीं 10 गांवों को, इन्हीं जब 10 गांवों को मिलाया जाता था, तो जो ये इससे बड़ी संस्था है, तो इन्हीं 10 गांवों के मध्य वाला जो होता था उसको कहा जाता था संग्रहण। क्या कहते थे, संग्रहण करता बोला जाता था। अब प्रश्न आपसे ऐसे बन सकता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संग्रहण किसे कहा जाता था। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो 10 गांवों के मध्य जो मुखिया होता है उसे संग्रहण कहा जाता है, ठीक है। फिर इससे बड़ी जो संस्था थी, यानी ये है आपकी सबसे छोटी, फिर आती है आपके 200 गांव की। 10 से कितने गांव मिले, 200। और जब 200 गांवों के मध्य मिला, तो 200 गांव का जो मध्य यानी प्रमुख था उसे बोला जाता था स्थानिक। यानी जो आपका एक गांव पे था उसे बोला गया ग्रामिक, जो 10 गांव पे प्रमुख था उसको बोला गया संग्रहण, और 200 गांव के मध्य वाले को बोला गया स्थानिक। कुछ इस तरह से कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में इन तरीके के प्रमुखों को बांटा था। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है आपका चोल काल, जो कि आपका पंचायत की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक युग रहा, जिसमें आपको विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलता है ना। चोल काल के बारे में अभी तो आपके सामने 2 ही बातें लिखी हैं, लेकिन आगे वाले वीडियो में यानी इसके बाद जो क्लास नंबर 2 होगी उसमें चोल काल का पूरा विवरण आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चोल काल में बात करें, जो ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थी, अभी जैसे मैंने आपको बताया था स्वशासन, है ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं एक तरीके से स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय क्या है और स्वशासन क्या है, दोनों वर्णों को आप पहले अलग करिए। स्थानीय मतलब जिस स्थान का कोई बंदा हो या कोई भी व्यक्ति हो, और स्व मतलब स्वयं से, शासन मतलब शासन करना, यानी वहीं का व्यक्ति वहीं से शासन करना ही क्या कहलाता है, स्वशासन। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए इसके 2 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है बेटा आपका हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जी हैं, ये आती है फ्रेंड आपके कहाँ से, साउथ से, ठीक है। लेकिन ये आपका चुनाव कहाँ से लड़ती है, मथुरा से। यानी कहीं किसी और स्थान का व्यक्ति किसी और स्थान पर आके चुनाव लड़ रहा है, तो ये स्थानीय स्वशासन नहीं है। इसका दूसरा उदाहरण है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। रहने वाले कहाँ के हैं, आपके गुजरात के, है ना, और चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं, बनारस में। तो इन्हें आप स्थानीय नहीं बोलोगे। स्थानीय का मतलब क्या होता है कि भैया वो यहाँ के लोकल है, लोकल गवर्नमेंट। हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, लोकल गवर्नमेंट, यानी लोकल मतलब वही का आदमी होना चाहिए। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपके क्या कह सकते हैं, ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान जो आपका बनता होगा, आप देखते होंगे सदैव आपकी जो ग्राम सभा होती है उसकी सूची में जो व्यक्ति होता है वही चुनाव आपके ग्राम में लड़ता है और वही जीतता है। कोई बाहर से हेमा मालिनी या नरेंद्र मोदी आके आपके यहाँ चुनाव नहीं लड़ते। इसी को बोला गया फ्रेंड स्वशासन, और स्वशासन में क्या बोला गया है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय, आप समझ गए ना, स्थानीय वर्ड का मतलब है उसी स्थान से चुना हुआ व्यक्ति ही वहां पर शासन करेगा। तो चोल काल में जो ग्राम था वो स्वशासन की पूर्ण इकाई थी, यानी ग्रामों को स्वतंत्र करके रखा था कि भैया आप अपने हिसाब से शासन करिए। ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। तो वही बात लिखी है कि गांव का जितना भी प्रशासन का काम था वो आपका ग्रामवासी किया करते थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, हमारे यहाँ सल्तनत काल, जिसे हम लोग दिल्ली काल भी पूरा बोलते हैं, देखने को मिला। वहां पे गांव का प्रबंधन जो था वो बदला। अब देखिए अच्छी चीज ये थी कि मौजूदा समय भी अपने यहाँ 3 स्तर की ग्राम पंचायतें हैं।
पहला स्तर जो सबसे बड़ा होता है जिसे हम लोग कहते हैं जिला परिषद या जिला पंचायत। दूसरा आता है हमारा पंचायत समिति जो कि ब्लॉक खंड पे होती है, ब्लॉक या खंड पे। और तीसरा होता है हमारा ग्राम पंचायत जो कि ग्राम पे होता है। कुछ कुछ आपको ये अर्थशास्त्र में भी देखने को मिला था और यही चीज आपको सल्तनत काल यानी दिल्ली काल में जो आपका 1206 से लेकर लगभग 1526 यानी जब तक बाबर जी नहीं आ जाते हैं तब तक आपका ये रहता है। सल्तनत कालों में जो गांव का प्रबंधन था फ्रेंड, गांव का जो प्रबंधन था इसको भी 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में जो सबसे छोटा रहता था वो रहता था फ्रेंड आपका नंबरदार। लंबरदार नहीं है, ध्यान रखिएगा, नंबरदार है, ठीक। दूसरा आता था पटवारी। पटवारी को आजकल फ्रेंड हम लोग लेखपाल के नाम से भी जानते हैं, आप लोग बहुत लोग इस चीज को जानते भी होंगे। और तीसरा आता है आपका चौकीदार, यानी नंबरदार, पटवारी और चौकीदार। वहां भी जो आपकी ग्राम पंचायत की स्थिति है ये 3 भागों में विभाजित थी, नंबरदार, पटवारी और चौकीदार। नंबरदार का काम क्या था कि अगर आपका किसी प्रकार का भूमि का विवाद है या आपको भूमि बेचनी है, कुछ भी करनी है, तो जब भी आप पटवारी के पास जाते थे तो नंबरदार के साथ में जाते थे और पटवारी जो है वो किसके पास जाता था, चौकीदार के पास। यानी आप नंबरदार को समझ सकते हो इस समय का ग्राम प्रधान, है ना। नंबरदार जी जो हो गए हैं ये हो गए इस समय के ग्राम प्रधान। पटवारी कौन है, लेखपाल। और चौकीदार कौन है, हमारे तहसीलदार, यानी तहसील के जो प्रमुख होंगे आपके यहाँ के वो हो गए तहसीलदार, ठीक। तो आपका गांव में कोई भी विवाद हो, चाहे वो सिंचाई से संबंधित हो, चाहे भूमि से संबंधित हो, इन सब के लिए आप एक प्रमुख को गांव के ढूंढते थे जिसे नंबरदार बोला जाता था। वो प्रमुख आपको लेखपाल के पास ले जाता था और लेखपाल आपको तहसीलदार यानी चौकीदार के पास ले जाता था। कुछ इस प्रकार का प्रशासन आपका सल्तनत काल में यानी 1206 से लेकर 1526 तक आपको देखने को मिलता है, ठीक। आगे बात करते हैं सल्तनत काल से धीरे धीरे हम लोग पहुंच चुके हैं मुगल काल। यानी ये पीरियड ऑफ टाइम जो है फ्रेंड ये आपका 1526 से लेकर और जब तक एक तरीके से 1773 का एक्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको ये पूरा मुगल काल का जो पंचायत की स्थिति या स्वशासन की स्थिति थी वो देखने को आपको मिलती है। तो इसमें गांव का जो प्रबंधन था उसमें भी देखो 3 तरीके हैं, है ना। इसमें जो गांव का जो मुखिया होता था उसे बोला जाता था मुकद्दम, ध्यान रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, मुकद्दम जी जो है अपने ये इंपॉर्टेंट है। यानी गांव का जो मुखिया था फ्रेंड वो मुकद्दम, जबकि सल्तनत काल में गांव में नंबरदार होता था। बीच में जो आपके पटवारी मुगल काल में भी थे और पटवारी आपके सल्तनत काल में भी पटवारी थे, ठीक है। वही बात करें यहाँ जो बदलता है ये कौन है फ्रेंड, चौधरी। आप लोगों ने सुना होगा बहुत बड़े चौधरी बनते हो क्या, यानी चौधरी बनने का मतलब है कि चौधरी जो था ये एक प्रकार का जिला स्तर पे यानी आज के समय पे हम लोग कह सकते हैं जो तहसीलदार की हैसियत है या चौकीदार की उस समय सल्तनत काल में हैसियत थी, वैसे ही कुछ मुगल काल में चौधरी की हैसियत थी। जैसे अपने यहाँ हरियाणा वगैरह में जब लड़ाई दंगा कुछ भी हो जाता है तो पंचायत बैठाई जाती है और बुलाया जाता है कि भाई चौधरी साहब को बुला लाओ, चौधरी साहब हमारा जो मैटर है वो सुलटा देंगे, है ना। तो जो चौधरी हैं यानी बड़े पावर के लोग हैं, बड़ी पावर रखते थे। जैसे आजकल जिला पे हमारे जिलाधिकारी रखते हैं, उस समय तो ऐसा कुछ आईएएस की परीक्षा थी नहीं। तो मुगल काल में जो हमारा प्रशासन था वो 3 भागों में विभाजित था, मुकद्दम, पटवारी और आपका चौधरी। 3 लोग आपके मुगल काल में रहते थे। इसके बाद जो हमारा काल आता है वो आता है फ्रेंड हमारा ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में आपका सबसे पहला जो प्रयास था वो 1864 में हुआ, फिर 70 में हुआ और फिर 82 में लॉर्ड रिपन, जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लेकिन फ्रेंड ये जो स्वशासन था, ध्यान रखिएगा, ये जो स्वशासन था वो कौटिल्य के विकेंद्रीकरण पे नहीं था, वो केंद्रीकरण पे था। यहाँ पे आप जो स्वशासन जितना देख रहे हो वो केंद्रीकरण नहीं, पूरा चाहे वो आपका कौटिल्य का समय हो, मौर्य समय हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे आपका मुगल काल हो, चाहे चोल काल हो, इन कालों में जो आपका पंचायत थी ये विकेंद्रीकरण थी यानी डिसेंट्रलाइजेशन है। और हमारे यहाँ भी जो पंचायत है फ्रेंड वो डिसेंट्रलाइजेशन है। इसीलिए हमारा जो ब्रिटिश काल है उसको हम लोग क्लास नंबर 2 में अपना अच्छे से विवरण करेंगे, क्योंकि उसी को हम लोग धीरे से कनेक्ट करेंगे अपना संवैधानिक
उपबंध में पंचायतों को कैसे संवैधानिक काल का दर्जा मिला। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, जरा एक बार मेरे साथ आप रिकॉल करिएगा कि पंचायतों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है हमारा ऋग्वेद में, जहां पे गांव के प्रमुख को ग्रामीणी कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी पंचायत को विकेंद्रीकरण के रूप में देखा गया है, जिसमें गांव के प्रमुख को ग्रामीण, 10 गांव के मध्य जो प्रमुख होता था उसे संग्रहण करता और 200 गांव के मध्य जो होता था उसे स्थानिक कहा जाता था। सल्तनत काल में यही व्यवस्था 3 भागों में विभक्त थी। गांव का प्रबंधन 3 भाग में था। पहले भाग में जो रहता था वो नंबरदार रहता था, यानी आज का प्रधान। दूसरे भाग में पटवारी जो लेखपाल, और तीसरे दार में आपका रहता था चौकीदार, यानी आज का तहसीलदार। यही कुछ व्यवस्था आपको मुगल काल के प्रबंधन में देखने को मिलती है, जिसमें आपका नंबरदार की जगह मुकद्दम, पटवारी रहते हैं और चौकीदार की जगह चौधरी जी आ जाते हैं। चोल काल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ब्रिटिश काल के समकालीन देखेंगे, कैसे ब्रिटिश के लोगों ने हमसे ही सीख कर और नई चीजें हमारे लिए ही बना दी, है ना। तो चोल काल में आपका जो ग्राम था वो स्थानीय सुशासन की पूर्ण इकाई थी, और स्थानीय सुशासन मैंने आपको पूरा विवरण अच्छे से हेमा मालिनी, नरेंद्र मोदी और आपके ग्राम प्रधान के बारे में बताकर दिया है। और ग्राम का प्रशासन था वो ग्रामवासी स्वयं करते थे। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप लोग प्यारा सा स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, और यहाँ पे हमारा जो क्लास 1 था उसको हम लोग विराम करते हैं। अगर मित्रों ये आपको क्लास थोड़ी सी भी अगर समझ में आती है और आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया है, सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार 3 दिन आपको बोर्ड के वीडियो या फिर कंटेप्ट वीडियो आपको जरूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।